यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का शीर्षक रहेगा आपके समास। महत्वपूर्ण टॉपिक समास। आपको ध्यान रखना है कि ये समास कौन से शब्दों के मेल से, इसका शाब्दिक अर्थ सबसे पहले समझना होगा। समास दो शब्दों के योग से बना है, तो मैं लिख देता हूँ समास दो शब्दों के योग से बना है। समास दो शब्दों के योग से बना है। समास दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्द कौन से हैं? एक शब्द है सम और दूसरा शब्द रहेगा आस। सम और आस। सम का मतलब होगा अच्छी तरह। सम का मतलब होगा अच्छी तरह और आस का मतलब हो जाएगा बैठाना। आस का मतलब हो जाएगा बैठाना। अर्थात अच्छी तरह बैठाना। अब आपको ध्यान रखना है कि अच्छी तरह क्या बैठाना है। अच्छी तरह का मतलब होता है कि जब समास को अपन विग्रह करेंगे, जो सामासिक पद जुड़ा हुआ है उसको अपन को अलग करना है। अब इसको पास में बिठाना है, तो इसका मतलब होगा समास दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है आस। सम का मतलब अच्छी तरह और आस का मतलब है बैठाना। अच्छी तरह से बैठाना। अब किसको बैठाना? आपस में जब इसके अपन टुकड़े करेंगे, विग्रह करेंगे, तो उनको पास बिठाना। अब यूँ कह सकते हैं, यदि शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसको संक्षिप्त, इसका अर्थ ये भी होता है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। यानी जब सामासिक पदों का अपन विग्रह करेंगे तो उसको संक्षिप्त करना है। क्या करना है? संक्षिप्त करना है। तो समझ में आ गई होगी बात। समास दो शब्दों के योग से बना है। एक शब्द है आपका सम और दूसरा शब्द है आस। सम का मतलब अच्छी तरह और आस का मतलब बिठाना। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दों को पास में बिठाना। अब यदि इसकी परिभाषा पूछी जाए कि समास की परिभाषा क्या है, तो समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहा जाता है। अब देखो, एक तो हो गया समास परिभाषा, एक होगा इसका समस्त पद। समस्त पद क्या होता है कि जब समास को अपन उसके पूर्ण रूप से जब पूर्ण रूप से इसको लिख देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? समस्त पद हो जाएगा। एक आपके होता है सामासिक। समस्त पद हो या इसको सामासिक भी कहते हैं। सामासिक याद रखना, समस्त पद भी कहते हैं, सामासिक भी इसको कहते हैं। एक होता है इसका विग्रह करना। क्या करना? समास विग्रह का मतलब होता है इसको अलग करना। जो इसकी विभक्ति है उस विभक्ति को अलग करना। विग्रह का मतलब है इसकी विभक्ति को क्या करना? अलग करना। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले समास दो शब्दों के योग से बना है। पहला है आपका सम का मतलब होता है अच्छी तरह। आस का मतलब बिठाना। अर्थात अच्छी तरह से बिठाना। दूसरा आपको ध्यान रखना है परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को क्या कहा जाता है? समास। फिर समास का अपन को क्या करना पड़ेगा? विग्रह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विग्रह, क्योंकि एक पद दिया हुआ है। अब विग्रह कैसे होगा? जैसे मैं देख देता हूँ, एक शब्द है रसोई घर। अब इस रसोई घर को आपको क्या करना पड़ेगा कि ये शब्द रसोई घर है, तो रसोई के लिए घर,
रसोई के लिए घर, ये हमने इसका क्या कर दिया, विग्रह कर दिया। तो ये जो शब्द होगा उसको तो बोलेंगे सामासिक पद, याद रखना, इसको बोलेंगे सामासिक पद, इसको क्या बोलेंगे, सामासिक पद। और जब हम इसको विग्रह करेंगे तो इसमें विभक्ति जुड़ जाएगी, क्या जुड़ जाएगी, विभक्ति। और जब सामासिक पद आएगा तब विभक्तियों का लोप हो जाएगा, ध्यान रखना। रसोई का जो शब्द है ये सामासिक पद है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें विभक्ति जुड़ जाएगी। तो याद रखना, सामासिक पद में तो क्या होगा, सामासिक पद में तो पूरा शब्द बनेगा, विभक्ति हट जाएगी। जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह के अंदर विभक्ति जुड़ जाएगी। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि समास क्या है, तो आपको लिखना है समास दो शब्दों के योग से बना है। नंबर एक, सम का मतलब अच्छी तरह, आस का मतलब बिठाना। परिभाषा पूछे तो दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहा जाता है। एक आपको चीज याद रखनी है, सामासिक पद जिसका समास जुड़ा हुआ है साथ में विभक्ति, वो तो होगा सामासिक पद। और जब इस विभक्ति को हम अलग कर दें, विभक्ति को जोड़ देंगे, तब ये हो जाएगा हमारा समास विग्रह। अब आपको ध्यान रखना है समास के प्रकार। यदि आपसे पूछा जाए कि समास के प्रकार या उसका भेद भी पूछा जा सकता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला जो समास होगा वो हमारा समास है अवयवी भाव। अवयवी भाव याद रखना आपको, अवयवी भाव समास नंबर एक, अवयवी भाव समास। नंबर दो आपका रहेगा तत्पुरुष समास। नंबर दो आपका रहेगा तत्पुरुष समास। नंबर तीन आपका रहेगा द्वंद्व समास। नंबर चार पे आपका रहेगा द्विगु समास, द्विगु समास। नंबर पाँच पे आपका रहेगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और नंबर छः पे आपका रहेगा बहुवीर्य समास, बहुवीर्य, याद रखना बहुवीर्य समास। ये समास के आपके 6 प्रकार हैं, आपको याद रखना है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि समास के प्रकार, समास के प्रकार क्या पूछा जाए, समास के प्रकार, तो आपको विशेष रूप से नोट करना है समास के 6 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे, 6। नंबर 1 अवयवभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 कर्मधारय समास और नंबर 6 बहुवीर्य समास। इस प्रकार आप इसको एक बार अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अपन समास लेंगे जो हमारा होगा अवयव भाव समास। याद रखना, सबसे पहला कौन सा अपन लेंगे, अवयव भाव समास। इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या कैसे पहचानेंगे कि इसमें अवयव भाव समास है, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे पहला अपना होगा अवयव भाव समास। सबसे पहला आपके हेडिंग डालता हूं मैं, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास को अच्छे से अपन समझेंगे, बिंदु वाइज इसको बना के समझेंगे। सबसे पहला अवयवी भाव समास में क्या होगा, इस समास का पहला पद अव्यय होता है। लिख दो, इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद अवयव होता है, अवयव होता है। इस समास का पहला पद अवयव होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा या समझना पड़ेगा कि अवयव क्या है। क्या समझना आपको, अवयव। तो अवयव वह शब्दांश होता है जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलता है। किसके अनुसार, लिंग वचन और काल, लिंग वचन और काल के अनुसार नहीं बदलता है, चेंजेज नहीं होगा, नहीं बदलता है। लिंग वचन काल के अनुसार ये नहीं बदलता है, ये होता है अवयव। तो पहला नियम क्या हो गया अवयव भाव समास का।
अवयव भाव समास का पहला नियम हो गया कि इस समास का पहला पद अवयव होता है। अवयव मैंने आपको बता दिया कि लिंग वचन काल के अनुसार जो नहीं बदलता है उसको हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। अब आपको दूसरा ध्यान क्या रखना है, दूसरा नियम ये कहता है कि इस समास में पहला पद उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है। अब आपको उपसर्ग के बारे में तो पता ही होगा कि वह शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, वो होता है उपसर्ग। तो पहला पद अवयव होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, और नंबर 3 पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। उसे अवयव भाव समास कहा जाता है। ध्यान देना, अवयव भाव समास की मैं बात कर रहा हूँ। अवयव भाव समास के अंदर 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको नोट डाउन करना है। क्या 3 महत्वपूर्ण विशेषता? पहली है कि इस समास का पहला पद अवयव होता है। अवयव का मतलब क्या होगा कि वह पद जो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलता है उसको क्या बोलेंगे, अवयव। अवयव की समास की दूसरी क्या विशेषता है, इस समास में पहला पद उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है। और नंबर 3 इसकी विशेषता है कि पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है, प्रधान। ये तीनों विशेषता जब आपको याद हो जाएगी तो ये इसकी परिभाषा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिभाषा। एक उदाहरण लेकर अपन समझेंगे अवयव भाव समास को अच्छे से। जैसे मैंने उदाहरण लिया, उदाहरण आ गया यथाशक्ति। अब आपको याद रखना समास में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, 2। नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दिया यथा और प्लस दूसरा शब्द बन गया शक्ति। क्या बन गया, यथा शक्ति। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस समास का क्या होगा, संयोग होता है। समास में क्या होता है, संयोग, क्योंकि ये दोनों शब्द क्या बनेंगे, संयोग करके एक शब्द निर्माण करेगा यथाशक्ति। यथा प्लस शक्ति तो क्या हो गया, यथाशक्ति। अब आपको पहचान कैसे करनी है, पहचान ऐसे करनी है जैसे शब्द आ गया यथा, तो आपको इसको देखना है कि ये यथा शब्द है वो क्या है। नंबर 1 अवयव है या नहीं है, अवयव नहीं तो दूसरा देखो उपसर्ग है या नहीं है, या इसमें महत्वपूर्ण पहला पद प्रधान है कि नहीं है। तो ये यथा शब्द है वो बच्चों क्या है, अवयव है। ध्यान देना, यथा शब्द क्या है, अवयव है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अवयव है, तो मैंने अवयव को बता दिया कि ये लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलेगा। अब आपको यथा को वचन बदल कर देखो, यथो होगा नहीं। कभी सुना है क्या आपने यथो शब्द कभी नहीं होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना कि ये यथा शब्द है अवयव, और इसके कारण यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, अवयव भाव समास हो जाएगा। अब ये सब तो बन गया यथाशक्ति। अब इसको यदि आपको समास विग्रह करना है तो समास विग्रह कैसे होगा, शक्ति के अनुसार। ये इसका आपका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अब दूसरा मैं एक लिख देता हूँ उदाहरण। जैसे मैंने लिख दिया प्रत्येक। क्या लिख दिया, प्रत्येक। तो यह होगा प्रति एक। प्रत्येक का मतलब होता है प्रति एक, तो यहाँ हो जाएगा एक। इसका समास विग्रह क्या होगा, एक। या मैं दूसरे रूप से लिख सकता हूँ हर एक। क्या होगा, हर एक। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार का ये समास के उदाहरणों से समझा जा सकता है। अब जैसे एक मैं उदाहरण और लेता हूँ, भरपेट। क्या लिया मैंने, भरपेट। तो भरपेट में क्या हो जाएगा, पेट भरकर। भरपेट का समास विग्रह हो जाएगा पेट भर कर। क्या हो जाएगा, पेट भरकर। आपको समझ में आ गया होगा, पेट भरकर। कैसे, क्योंकि पेट का तो पेटो तो होगा ही नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। नंबर 1 अगला उदाहरण है यथाशीघ्र। नंबर अगला हो जाएगा यथाशीघ्र। यथाशीघ्र का मतलब है जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी
हो सके। क्या हो जाएगा? समास विग्रह जितना जल्दी हो सके। तो स्पष्ट हो गया होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रत्येक का होगा एक एक, और भरपेट का मतलब होगा पेट भरकर, और यथाशीघ्र का मतलब है जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट है आपका आजमन, आजन्म। देखो उदाहरण है आजन्म। आजन्म का मतलब क्या होगा? देखो ये अब आपको समझना पड़ेगा कि ये शब्द है जन्म, और इसके आगे क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। तो क्या हो जाएगा? जन्म तक। क्या हो जाएगा? जन्म तक। जैसे दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं आमरण। क्या हो जाएगा? आमरण। तो इसमें आप ध्यान रखना, क्या लग गया? उपसर्ग लग गया। तो क्या होगा? मृत्यु तक। क्या हो जाएगा? मृत्यु तक। यहाँ आपको दो चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया है। नंबर एक, अवयव। अवयव का मतलब क्या होता है कि जो लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलता है वो क्या होता है? अवयव। और जो लिंग काल के अनुसार बदल जाता है वो अवयव नहीं होता है। तो इसमें अवयव भाव समास का पहला नियम क्या है कि समास का पहला पद अवयव होगा, और अवयव जो लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलेगा। आप अच्छे से इसकी पहचान कर पाओगे। नंबर दूसरा क्या मैंने लिखवा कि समास का पहला पद क्या हो सकता है? उपसर्ग हो सकता है। जैसे ये उपसर्ग आ गया आजन्म, जन्म तक, आमरण मतलब मृत्यु तक। तो आप वापस से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने इस ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक में आपको बताया समास, कि समास क्या है। तो आपको देखना है कि समास दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्द कौन से हैं? नंबर एक सम, और नंबर दूसरा आस। सम का मतलब होता है अच्छी तरह, और आस का मतलब होता है बैठाना, अच्छी तरह से बिठाना। किसको बिठाना? शब्दों को अच्छी तरह से बिठाना, या इसको समास को मैं कह सकता हूं, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। अब यदि समास की परिभाषा पूछे तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। अब समास में एक होता है सामासिक पद, जब उसके अंदर विभक्ति जुड़ी हुई होती है उसको बोलेंगे सामासिक पद। एक होता है समास विग्रह, जब विभक्ति हट जाए, जब विभक्ति जुड़ जाएगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सामासिक समास विग्रह। और अब यदि इससे आगे आपसे पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद, तो आपको बताना है समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका अवयवभाव समास, नंबर 2 आपका तत्पुरुष समास, नंबर 3 आपका द्वंद्व समास, नंबर 4 आपका द्विगु समास, नंबर 5 आपका कर्मधारय समास, और नंबर 6 आपका बहुवीर्य समास। अब सबसे पहले अपन को अध्ययन करना है कौन सा? अवयवभाव समास। अवयवभाव समास के अंदर आपको 3 शर्तें याद रखनी है। कौन कौन सी शर्तें? नंबर पहली शब्द, अवयवभाव समास में पहला पद अवयव होता है। अवयवभाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है, और अवयवभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। इन तीनों सम्मिलित विशेषताओं के कारण वो अवयवभाव समास कहा जाता है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया अवयव क्या होता है। अवयव वह होता है जो लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलता है, उसको क्या कहा जाता है? अवयवभाव समास कहा जाता है। इसी के साथ आपका समास का जो पहला टाइप था, पहला टाइप कौन सा था? अवयवभाव समास, वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट अपना जो रहेगा तत्पुरुष समास, वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।